क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोफेशनल एडिटर्स एनिमेशंस को इतना स्मूथ एंड नेचुरल कैसे बनाते हैं? इसका राज है ग्राफ एडिटर। ये आपको मोशन को फाइन ट्यून करने, स्पीड कंट्रोल करने एंड आपकी एनिमेशन को नेचुरल ईजिंग करने के लिए यूज होता है। Whether you're working on a simple transition or a complex motion graphic, mastering the graph editor can take your editing skills to the next level. So, friends, आज की इस वीडियो में हम अलाइट मोशन के सभी ग्राफ्स के बारे में सीखने वाले हैं। ये ग्राफ्स आपके एनिमेशन एंड मोशन डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करेंगे। Without wasting any time, let's get started. So friends, in Alight Motion, we have 3 types of graphs available. उसमें से पहली कैटेगरी की ग्राफ है ईजिंग कर्व्स, दूसरी है बाउंसिंग कर्व्स एंड लास्ट ग्राफ है स्टेप कर्व्स. नाउ ईच ऑफ दीज ग्राफ टाइप्स हैज मल्टीपल सब कैटेगरीज. जैसे ईजिंग कर्व्स में हमें 4 अलग अलग टाइप के कर्व्स देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज लिनियर, विच इज द डिफॉल्ट कर्व फॉर एनिमेशंस. इस लिनियर कर्व को एडजस्ट करके हम रिमेनिंग 3 टाइप्स की कर्व्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. हम ये कर्व्स के बारे में आगे डिटेल में सीखेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ टाइप विच इज बाउंस कर्व्स. इस कर्व की कैटेगरी में हमें 4 टाइप्स के कर्व मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज बाउंसी कर्व एंड दूसरा कर्व है इलास्टिक कर्व. देन वी हैव द साइक्लिक कर्व एंड द लास्ट वन इज द रैंडम कर्व एंड हमारी आखिरी कैटेगरी की ग्राफ है स्टेप कर्व्स. इन दिस कैटेगरी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स. द फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्टेप्स कर्व एंड दूसरा इलास्टिक स्टेप्स कर्व होता है. With these graphs, we can create different types of motion effects in a light motion. Now ये 3 graphs की categories से first हम easing graphs के बारे में सीखेंगे. As I said, we will see 4 types of curves in the easing graph. The first one is linear, the second is ease in, the third is ease out, and the last one is ease in and out. अब हम सीखेंगे कि ये ग्राफ्स कैसे काम करते हैं. ईजिंग कर्व्स को समझने के लिए यहाँ मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है. इस प्रोजेक्ट की फ्रेम रेट है 30 फ्रेम प्रति सेकंड और इस प्रोजेक्ट में मैंने अपनी लोगो को भी इंपोर्ट किया है. नाउ वी विल क्रिएट अ बेसिक पोजीशन एनिमेशन फॉर दिस लोगो. फर्स्ट हम ये लोगो की पोजीशन को यहाँ पर प्लेस करेंगे. अब ये लोगो लेयर की पहली फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करेंगे. पोजीशन की फ्रेम को ऐड करने के बाद ये की फ्रेम से 30 फ्रेम्स यानी 1 सेकंड फॉरवर्ड जाएंगे. अब ये फ्रेम पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करेंगे. ये फ्रेम पर की फ्रेम को ऐड करने के बाद और 30 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाएंगे. अब ये फ्रेम पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करेंगे. ये फ्रेम पर की फ्रेम को ऐड करने के बाद दूसरे की फ्रेम की फ्रेम पर जाएंगे. अब ये की फ्रेम पर हमारी लोगो की पोजीशन को चेंज करेंगे. ये लोगो की पोजीशन को समथिंग अराउंड यहाँ पे प्लेस करेंगे. एंड नाउ लेट्स सी द प्रीव्यू. ये एनिमेशन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है फ्रेंड्स. नाउ यही एनिमेशन को ग्राफ एडिटर के साथ देखेंगे. ये एनिमेशन की फ्रेम्स के ग्राफ को देखिए. ये एक स्ट्रेट लाइन है. हमने अभी इस कर्व को मॉडिफाई नहीं किया है. यही कर्व लीनियर कर्व होता है. अब मैं आपको और एक चीज को दिखाता हूँ. एज यू कैन सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक और लोगो लेयर को ऐड किया है और मैंने इस लोगो पर भी वही पोजीशन एनिमेशन को क्रिएट किया है. अगर आप ध्यान दें तो इस लोगो की पोजीशंस एंड की फ्रेम्स की पोजीशंस, पहले लोगो की पोजीशंस एंड की फ्रेम्स की पोजीशंस एक ही हैं. बट इन लोगोस की एनिमेशन में बहुत डिफरेंस है क्योंकि पहला लोगो एनिमेशन लिनियर है एंड दूसरा लोगो एनिमेशन ईज है. ये दोनों लोगो की एनिमेशन एक ही पोजीशन एंड एक ही फ्रेम्स पर बनाई गई है, बट फिर भी इनकी एनिमेशन में काफ़ी डिफरेंस है. ये मैजिक ग्राफ एडिटर के कारण हुआ है. ग्राफ्स को एडजस्ट करने से एनिमेशन में फ़र्क आया, लेकिन असल में यहाँ हुआ क्या? क्या ग्राफ्स को एडजस्ट करने से की फ्रेम्स की टाइमिंग बदल गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. असल में ग्राफ्स को एडजस्ट करने से फ्रेम्स की स्पेसिंग में चेंज आया है. जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लोगो की फ्रेम्स इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसिंग में है एंड हमारा लोगो भी उन्हीं फ्रेम्स के अनुसार ट्रैवल कर रहा है. अब एक बार सेकंड लोगो की फ्रेम्स को देखिए. दूसरे लोगों की एनिमेशन की स्टार्टिंग और एंड में कुछ फ्रेम्स की स्पेसिंग अन्य फ्रेम्स की स्पेसिंग से अलग है. स्टार्टिंग और एंडिंग की कुछ फ्रेम्स की स्पेसिंग इक्वल नहीं है. ये फ्रेम्स या तो स्ट्रेच हो गए हैं या फिर उनकी स्पेसिंग कम हो गई है. यही काम ग्राफ एडिटर करता है. ईजिंग ग्राफ की कर्व्स को एडजस्ट करने से फ्रेम्स की स्पेसिंग भी एडजस्ट होती है. एज यू कैन सी फ्रेंड्स, जैसे ही मैं सेकंड लोगो की एनिमेशन के ईजिंग ग्राफ की कर्व को एडजस्ट कर रहा हूँ,
वैसे ही सेकंड लोगों की फ्रेम्स की स्पेसिंग भी एडजस्ट हो रही है। एंड ये ग्राफ की वजह से ये एनिमेशन पहली वाली एनिमेशन से और भी अलग हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ आप सेकंड लोगों की एनिमेशन को ध्यान से देखें। जहाँ पर लोगों की फ्रेम्स की स्पेसिंग पास पास में है, वहाँ पर लोगों की एनिमेशन धीरे से शुरू हो रही है। एंड जहाँ पर फ्रेम्स की स्पेसिंग दूर दूर है, वहाँ पर लोगों की एनिमेशन तेज होती जा रही है। अब एक बार दूसरे लोगों की एनिमेशन के ग्राफ एडिटर को देखें। यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन की स्पीड स्लो है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड एकदम से तेज हो गई है, यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन की स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगी है, एंड यहाँ से एनिमेशन की स्पीड पूरी तरह से स्लो हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे ही यह कर्व ऊपर जा रहा है, तब मोशन की स्पीड बढ़ रही है, एंड जैसे ही यह कर्व इन लाइंस के पास आ जाता है, मोशन की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब मैं आपको ये ईजिंग ग्राफ्स के कुछ एग्जाम्पल्स लाइव दिखाने जा रहा हूँ, सो गेट रेडी फॉर दैट। बिफोर वी डू एनीथिंग, फर्स्ट हम ये एनिमेशन की ग्राफ एडिटर को ओपन करेंगे। As you can see friends, we have linear graph for this animation. Now let's play with this graph. ये कर्व की ये हैंडल को इधर लेकर जाएंगे, एंड ये हैंडल को इधर लेकर जाएंगे। अब सेम ग्राफ को यहां पर भी क्रिएट करेंगे। Now let's play the animation. As you can see friends, now we have this kind of animation with these graphs. Okay, अब हम सीखेंगे कि ये ग्राफ हमारे एनिमेशन को कैसे स्मूथ करता है। As you can see friends, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ की ये कर्व ऑलमोस्ट ये लाइन के पास है। इट मीन्स यहाँ तक हमारी एनिमेशन स्लो होगा, एंड यहाँ से ग्राफ की कर्व ये लाइन से थोड़ा दूर हो गया है। इट मीन्स यहाँ से ये एनिमेशन की स्पीड थोड़ा इंक्रीज होगा। अब यहाँ से समथिंग अराउंड यहाँ तक हमारी एनिमेशन बहुत स्पीड होगा, क्योंकि ये कर्व ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन की स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये कर्व ऊपर की लाइन के पास आ गया है। एंड यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन की स्पीड कंप्लीटली स्लो होगा, क्योंकि ये कर्व कंप्लीटली ऊपर के लाइन को टच हो गया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल क्रिएट वन मोर कर्व। दिस टाइम वी विल मूव दिस हैंडल दिस वे एंड दिस हैंडल दिस वे, एंड यहाँ पर भी सेम कर्व को क्रिएट करेंगे। नाउ लेट्स प्ले द एनिमेशन। As you can see friends, now we have this kind of animation with these graphs. Now let's decode this graph. ये एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक एकदम स्पीड से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये ग्राफ पहले से ही ऊपर जा रहा है। नाउ यहाँ से समथिंग अराउंड यहाँ तक एनिमेशन की स्पीड थोड़ा कम होगा, क्योंकि ग्राफ की ये कर्व ऊपर नहीं जा रहा है, एंड ये कर्व नीचे भी नहीं जा रहा है। बट यहाँ पर हमारी एनिमेशन कैसे स्लो हो गया है, I'll explain this thing to you in a little while. नाउ यहाँ से समथिंग अराउंड यहाँ तक हमारी एनिमेशन की स्पीड कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्व कंप्लीटली स्ट्रेट हो गया है। इट मीन्स कुछ फ्रेम्स तक जो एलिमेंट को हम एनिमेट किए हैं, वो एलिमेंट ये फ्रेम्स पर एक ही प्लेस पर रहेगा। नाउ यहाँ से यहाँ तक हमारी एनिमेशन की स्पीड थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि कर्व की लाइन ऊपर टर्न हो रहा है। नाउ यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन की स्पीड एकदम से इंक्रीज होगा, क्योंकि कर्व की लाइन ऊपर जा रहा है। Now I'll show you the easiest way to understand easing graphs in a light motion. So friends, basically हमें alight motion के ग्राफ एडिटर में दो हैंडल्स दिखेंगे। इनमें पहला हैंडल हमारी एनिमेशंस की पहली की फ्रेम की स्पीड को कंट्रोल करेगा, एंड दूसरा हैंडल दूसरी की फ्रेम की स्पीड को कंट्रोल करेगा। जैसे ही हम किसी भी एक हैंडल को इस लाइन के पास लेकर आएंगे, तो ग्राफ का कर्व भी इस लाइन के पास आ जाएगा। जब कर्व इस लाइन के पास होगा, तब हमारी मोशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसी तरह अगर हम ये हैंडल को ये लाइन के पास ले जाएंगे, तो ये कर्व भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, एंड जैसे जैसे कर्व ये लाइन के पास पहुंचेगा, हमारी मोशन की स्पीड स्लो होती जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे ही यह कर्व इन दो लाइनों के पास आ जाता है, तब मोशन की स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह इस हैंडल को ये लाइन के पास लेकर जाऊंगा, तो कर्व भी उस लाइन के पास जाएगा। जब कर्व इस लाइन के पास होगा, तब मोशन की स्पीड इंक्रीज होगी। इसी तरह इस हैंडल को ये लाइन के पास लेकर जाऊंगा, तो कर्व भी उस लाइन के पास जाएगा। जब कर्व इस लाइन के पास होगा, तब भी मोशन की स्पीड इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ही यह कर्व इन दो लाइनों के पास जाएगा, तब मोशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसी तरह जब यह कर्व इन दो लाइनों के पास जाएगा, तब मोशन की स्पीड बढ़ जाएगी। एंड जब ये कर्व इन दो लाइनों के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन बना लेता है, तो मोशन की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब है कि
कुछ फ्रेम्स तक एनिमेटेड एलिमेंट की स्पीड रुकी हुई रहेगी। That's it for easing graphs, friends. Now we will move on to the next graph type. To help you understand the bounce graph, I have created a basic position animation like this. Now let's open this animations graph editor. This time we will apply bouncy graph to this animation. As you can see, friends, ये ग्राफ कुछ इस तरह होता है। इस ग्राफ में हमें ईजिंग ग्राफ जैसे हैंडल्स नहीं मिलते। बाउंसी ग्राफ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक पीले रंग की डॉट दी गई है। बिफोर वी एडजस्ट दिस ग्राफ, लेट्स प्ले द डिफॉल्ट ग्राफ एनिमेशन। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, वी हैव दिस टाइप ऑफ एनिमेशन विद दिस ग्राफ। अब हम इस ग्राफ में कुछ चेंजेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं येलो कलर की बॉल को होल्ड करके नीचे खींच रहा हूँ, ये कर्व्स भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, ये जो नीचे वाली लाइन है वह एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो ऊपर वाली लाइन है वह एनिमेशन का एंडिंग पॉइंट है। अब हम एक बार एनिमेशन के प्रीव्यू को देखेंगे। नाउ लेट्स डिकोड दिस ग्राफ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, नीचे वाली लाइन स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ऊपर वाली लाइन एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ ये ग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एंड फिर एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है, जब तक कि आखिरी पॉइंट ना आ जाए। जब हमारी प्ले हेड स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी, तब हमारे एलिमेंट की पोजीशन पहले पॉइंट पर होगी। जैसे ही हम प्ले हेड को एंडिंग पॉइंट पर ले जाएंगे तो हमारा एलिमेंट दूसरे पॉइंट पर होगा। यही प्रोसेस आखिरी कर्व तक रिपीट होता रहेगा। नाउ वी विल मेक फ्यू मोर चेंजेस इन दिस ग्राफ। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, जैसे ही मैं ये बॉल को होल्ड करके ऊपर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ कर्व्स छोटे हो रहे हैं। बिफोर वी डिकोड दिस ग्राफ, लेट्स वॉच द प्रीव्यू फर्स्ट। Now we have a way better animation than the previous one. Now let's decode this graph. As you can see friends, जैसे ही मैं प्लेहेड को एंडिंग पॉइंट पर रखता हूँ तो हमारा एलिमेंट ऑलमोस्ट एंडिंग पॉइंट पर होता है। अब जैसे ही प्लेहेड को स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाता हूँ तो हमारा लोगो की पोजीशन पहले पॉइंट से बहुत दूर होती है। अब जब मैं प्लेहेड को नेक्स्ट एंडिंग पॉइंट पर ले जाता हूँ तो एलिमेंट ऑलमोस्ट दूसरे पॉइंट पर होता है। अब यहाँ से जब मैं नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाता हूँ तो एलिमेंट की पोजीशन पहले पॉइंट से बहुत दूर होती है। यहाँ पर एंडिंग पॉइंट्स की पोजीशंस ऑलमोस्ट एनिमेशन के दूसरे पॉइंट पर है, बट स्टार्टिंग पॉइंट्स एनिमेशन के पहले पॉइंट पर नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ के सारे एंडिंग कर्व्स एंडिंग लाइन पर हैं, बट ग्राफ के स्टार्टिंग कर्व्स स्टार्टिंग लाइन पर नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग कर्व्स पर एलिमेंट एनिमेशन की फर्स्ट पॉइंट पर नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे स्टार्टिंग कर्व को, यह स्टार्टिंग लाइन से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ दूर में है। इसे आप समझ सकते हैं कि जैसे ग्राफ के कर्व्स स्टार्टिंग पॉइंट से दूर होते हैं, वैसे ही एनिमेटेड एलिमेंट भी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से दूर ही रहता है। Now I will show you the easiest way to understand bounce graphs in a light motion. आप यहाँ देख सकते हैं इस रेक्टेंगल की बॉटम लाइन को। ये बॉटम लाइन स्टार्टिंग पॉइंट है और ये रेक्टेंगल की टॉप लाइन ही एंडिंग पॉइंट है। एंड ये येलो कलर की बॉल कंट्रोलर है। एंड यहाँ ग्राफ के नीचे कर्व्स एनिमेशन की स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ग्राफ के ये एजेस एनिमेशन की एंडिंग पॉइंट है। अब जैसे ही मैं कंट्रोलर को नीचे स्टार्टिंग लाइन के पास खींचता हूँ तो ग्राफ के स्टार्टिंग कर्व्स भी स्टार्टिंग लाइन के पास आ जाते हैं। नाउ इसी तरह जब मैं कंट्रोलर को राइट साइड लेकर जाता हूँ तो ग्राफ के कर्व्स कम हो रहे हैं एंड कंट्रोलर को लेफ्ट साइड लाने पर ग्राफ्स के कर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम इस कंट्रोलर को कुछ ऐसा कहीं यहाँ पर प्लेस करेंगे। हाँ ठीक, यहीं। ये कंट्रोलर को यहाँ पर ले जाने पर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है एंड इस ग्राफ में कुछ कर्व्स छोटे हो गए हैं। जब हम किसी भी एक एलिमेंट को एनिमेट करके वह एनिमेशन पर ऐसी ग्राफ क्रिएट करेंगे तो वह एनिमेशन कुछ इस तरह होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक डॉट एनिमेशन का फर्स्ट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एनिमेशन का एंडिंग या सेकंड पॉइंट है। आप ग्राफ में देख सकते हैं इस ग्राफ में 5 स्टार्टिंग पॉइंट्स और 5 एंडिंग पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी एलिमेंट 5 बार स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट्स तक जाती है। ये एलिमेंट स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक तो जा रहा है, बट एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने इस एनिमेशन की ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट्स को स्टार्टिंग लाइन से दूर किया है। यही कारण है कि हमारी एलिमेंट स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं आ रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्लेहेड को ग्राफ की पहली स्टार्टिंग पॉइंट पर रखने से हमारी एलिमेंट भी एनिमेशन की पहली पॉइंट पर है। जैसे ही मैं इसे ग्राफ की दूसरी स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ एडिटर ने एलिमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर सेट की है।
अब हम तीसरी स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएंगे और ग्राफ एडिटर ने एलिमेंट की तीसरी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर सेट कर दी है। इसी तरह बाकी के स्टार्टिंग पॉइंट्स को ग्राफ एडिटर ने स्टार्टिंग ग्राफ्स के अनुसार एलिमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट्स को सेट किया है। That's it for this graph, friends. Now let's move on to the next graph type. Here we have the same position animation that we already created for the bounce graph explanation. जब हम एनिमेटेड एलिमेंट पर इलास्टिक ग्राफ का उपयोग करेंगे तो वह एनिमेशन बाउंस ग्राफ की एनिमेशन से मिलता जुलता होगा, बट ये ग्राफ्स दिखने में अलग होते हैं। अब हम ये एनिमेशन पर इलास्टिक ग्राफ को यूज करेंगे। बिफोर वी अप्लाइंग द इलास्टिक ग्राफ, आप एक बार इस एनिमेशन के एंडिंग पॉइंट को देखिए। जैसे ही मैं इलास्टिक ग्राफ को सिलेक्ट करूंगा तो एंडिंग पॉइंट से थोड़ी दूरी तक पाथ की लेंथ बढ़ गई है। इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। फर्स्ट हम इलास्टिक ग्राफ की बेसिक्स को जानेंगे। सो फ्रेंड्स, इलास्टिक ग्राफ में हमें दो कंट्रोलर्स दिखेंगे। जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को लेफ्ट साइड लेकर जाता हूं तो ग्राफ के कर्व्स बढ़ रहे हैं। जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को नीचे खींच रहा हूं तो ग्राफ के कर्व्स की लेंथ बढ़ रही है। और जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को राइट साइड ले जाता हूं तो ग्राफ के कर्व्स कम हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को ऊपर ले जा रहा हूं तो ग्राफ के कर्व्स की लेंथ कम हो रही है। अब जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को नीचे खींच रहा हूं तो ग्राफ के कर्व्स की लेंथ कम हो रही है। एंड ये कंट्रोलर को ऊपर करने से ग्राफ्स के कर्व्स के लेंथ इंक्रीज हो रही हैं। नाउ लेट्स प्ले द एनिमेशन विद दिस ग्राफ। As you can see friends, we have this kind of animation with this graph. बाउंस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन में हमने स्टार्टिंग पॉइंट की स्पेसिंग को कंट्रोल किया था, जबकि इलास्टिक ग्राफ से हम एंडिंग पॉइंट की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हम स्टार्टिंग पॉइंट की स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। Now I will show you the easiest way to understand elastic graph in a light motion. As you can see friends, here we have two controllers for this graph. और ये रेक्टेंगल की नीचे वाली लाइन एनिमेशन की स्टार्टिंग लाइन है और रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन एनिमेशन की एंडिंग लाइन है। अब जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को ऊपर लेकर जा रहा हूं तो ये ग्राफ के कर्व्स फ्लैट हो रहे हैं। एंड जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को नीचे लेकर जा रहा हूं तो ये ग्राफ के कर्व्स की लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब इसी तरह जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को दाईं तरफ ले जाता हूं ये कर्व्स कम हो रहे हैं। एंड जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को बाईं तरफ ले जा रहा हूं ग्राफ के कर्व्स बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही हम इस कंट्रोलर को नीचे करेंगे तो ग्राफ के कर्व्स की लेंथ्स डिक्रीज होंगे एंड ये कर्व्स कंप्लीटली फ्लैट भी होंगे। एंड जैसे ही हम इस कंट्रोलर को ऊपर ले जाएंगे तो ग्राफ के कर्व्स की लंबाई बढ़ जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में ग्राफ के स्टार्टिंग कर्व्स स्टार्टिंग लाइन से बहुत दूर हैं और एंडिंग कर्व्स एंडिंग लाइन से ऊपर हैं। इससे हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह होती है। इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखें तो एनिमेटेड एलिमेंट एंडिंग पॉइंट से भी और दूर तक जा रहा है और ये एलिमेंट रिटर्न होते समय स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने इस एनिमेशन के ग्राफ में स्टार्टिंग एंड एंडिंग कर्व्स को स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन से दूर किया है, इसलिए यह एलिमेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट से दूर तक जा रहा है। जैसे कि आप ग्राफ एडिटर में देख सकते हैं, हमने स्टार्टिंग और एंडिंग कर्व्स को कुछ इस तरह स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन से दूर किया है। ग्राफ्स को इस तरह मॉडिफाई करने से ग्राफ एडिटर ने इस एलिमेंट के लिए नए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। अब हम उन नए पॉइंट्स को देखेंगे। As you can see friends, जैसे ही मैं प्लेहेड को पहले एंडिंग ग्राफ पर ले जाता हूँ, ग्राफ एडिटर ने एलिमेंट की पहली एंडिंग पॉइंट को यहाँ पर सेट किया है। अब हम प्लेहेड को दूसरे स्टार्टिंग ग्राफ पर ले जाएंगे। As you can see friends, जैसे ही मैं प्लेहेड को सेकंड स्टार्टिंग ग्राफ पर ले जाता हूँ, ग्राफ एडिटर ने एलिमेंट की दूसरी स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पर सेट किया है। In the same way, the graph editor has set the starting and ending points according to the remaining graph curves. यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट के राइट साइड के डॉट्स नए एंडिंग पॉइंट्स हैं और सेकंड पॉइंट के लेफ्ट साइड के डॉट्स नए स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ये पहला एंडिंग पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आखिरी एंडिंग पॉइंट है। इसी तरह ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आखिरी स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड हमारी एलिमेंट की एनिमेशन भी इन्हीं पॉइंट्स के अनुसार प्ले होती है। That's it for this graph, friends. Now we will move on to the next graph type. To explain the cyclic graph, I have created a basic position animation like this. मैंने इस एनिमेशन को 7 सेकंड की ड्यूरेशन तक क्रिएट किया है। हम साइक्लिक इफेक्ट को बाउंस ग्राफ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वह एनिमेशन साइक्लिक ग्राफ जैसा स्मूथ नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम इस एनिमेशन पर साइक्लिक ग्राफ को अप्लाई करेंगे। As you can see friends, साइक्लिक ग्राफ कुछ इस तरह होता है।
साइक्लिक ग्राफ को एडजस्ट करने के लिए 4 कंट्रोलर्स होते हैं। जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो ग्राफ के कर्व्स बढ़ रहे हैं, और जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को राइट साइड ले जाता हूँ तो ग्राफ के कर्व्स कम हो रहे हैं। अब जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को ऊपर ले जा रहा हूँ तो कर्व्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स स्टार्टिंग लाइन से दूर हो रहे हैं, और आप जानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट्स को स्टार्टिंग लाइन से दूर करने से एनिमेशन में एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बदलता रहेगा। अब जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को नीचे खींचता हूँ तो कर्व्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स स्टार्टिंग लाइन के पास आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को राइट साइड को खींचता हूँ तो ग्राफ के कर्व्स सीधे हो जाएंगे। ये कर्व्स सीधे होने पर हमारा एनिमेशन स्मूथ से लीनियर बन जाएगा। जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को लेफ्ट साइड को खींचता हूँ तो ग्राफ के कर्व्स ईज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं ग्राफ के आखिरी कंट्रोलर को राइट साइड ले जाता हूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इस ग्राफ से हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह होगी दोस्तों। ये ग्राफ से एलिमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक और फिर एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक ट्रैवल नहीं कर रहा है। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ही एनिमेट हो रहा है। अब हम ये कंट्रोलर को लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। नाउ आप देख सकते हैं ये ग्राफ से ये एलिमेंट एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक एनिमेट हो रहा है। अब हम ये कंट्रोलर की पोजीशन को रीसेट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये कर्व्स एनिमेशन के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं एंड ये कर्व्स एनिमेशन के एंडिंग पॉइंट्स हैं। इस ग्राफ में 4 स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड 3 एंडिंग पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी एलिमेंट 3 बार स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाती है और लास्ट स्टार्टिंग कर्व पर ये एलिमेंट एनिमेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पर स्टिक हो जाता है। That's it for this graph, friends. Now we will move on to the next graph type. Here we have the same position animation that we already created for the cyclic graph. Now let's open the graph editor. In a light motion, the random graph is used to create unpredictable and dynamic motion effects. It helps in generating randomized movements that add a natural or chaotic feel to animations. रैंडम ग्राफ का उपयोग एक्शन सीन के लिए नेचुरल कैमरा शेक इफेक्ट बनाने में किया जाता है। रैंडम ग्राफ का उपयोग एनिमेशन में अनप्रेडिक्टेबल जंप्स या एनिमेशन में डिस्टॉर्शंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। रैंडम ग्राफ का उपयोग टेक्स्ट और लोगो में जिटरी या वॉबली इफेक्ट्स जोड़ने के लिए किया जाता है। रैंडम ग्राफ इज यूज्ड टू मेक एनिमेशंस लुक मोर नेचुरल लाइक विंड ब्लोन हेयर और वाटर रिपल्स। सच कहूं तो मुझे तो ये ग्राफ बेकार ही लगता है। मेरी एडिटिंग जर्नी में अब तक मैंने इस ग्राफ को हाथ तक नहीं लगाया है। मतलब इतने सारे बढ़िया ग्राफ्स हैं और ये वाला बस कोने में पड़ा धूल खा रहा है। अगर आपको इस ग्राफ में मास्टर बनना है तो प्लीज आप इस ग्राफ को एलिमेंट्स पर अप्लाई करके प्रैक्टिस करें। That's it for this graph, friends. Now we will move on to the next graph type. To understand steps curves, I have created basic position animation like this. Now we will apply the steps graph for this animation. As you can see friends, steps graph कुछ इस तरह होता है। Steps graph में 2 कंट्रोलर्स होते हैं। इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। फर्स्ट हम ये डिफॉल्ट स्टेप्स ग्राफ की प्रीव्यू को देखेंगे। As you can see friends, with this graph हमारी लोगो कुछ इस तरह मूव हो रहा है। Now let's learn basics about the steps curves. As you can see friends, जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को लेफ्ट साइड को ले जा रहा हूँ तो स्टेप्स ग्राफ के कर्व्स बढ़ रहे हैं। Now let's watch the preview with this graph. Now we have this type of animation with this graph. अब जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को राइट साइड को ले जा रहा हूँ तो स्टेप्स ग्राफ के कर्व्स डिक्रीज हो रहे हैं। Now let's watch the preview with this graph. Now let's reset the graph's curves. आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ के एक और कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर लेफ्ट साइड को नहीं जाएगा, ये सिर्फ राइट साइड ही जाएगा। इस कंट्रोलर को राइट साइड ले जाने पर यह ग्राफ ईज में कन्वर्ट हो जाएगा। As you can see friends, ये स्टेप्स कर्व्स को ईज में कन्वर्ट करने से ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देता है। Now, I will show you the easiest way to understand the steps graph in a light motion. Here we have 2 controllers to adjust the steps graph in a light motion. जैसे कि आप देख सकते हैं, यह कंट्रोलर को राइट साइड ले जाने पर स्टेप्स ग्राफ के कर्व्स कम हो रहे हैं एंड जैसे ही हम इस कंट्रोलर को बाईं तरफ ले जाते हैं तो स्टेप्स ग्राफ के कर्व्स बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही मैं इस कंट्रोलर को राइट साइड ले जाऊंगा
तो ये स्टेप्स ग्राफ के कर्व्स ईज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड इस स्टेप ग्राफ के कर्व्स को ईज से लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए इस कंट्रोलर को बाईं तरफ ले जाना पड़ेगा। अगर हम किसी भी एक एलिमेंट को एनिमेट करके इस ग्राफ को अप्लाई करेंगे तो वह एनिमेशन कुछ इस तरह होगा। हमारी एलिमेंट की एनिमेशन इस तरह होने का कारण यह है, जैसा कि मैंने पहले ईजिंग ग्राफ में समझाया था, अगर यह कर्व इन दो लाइनों के बीच एक सीधी लाइन बनाता है तो उन फ्रेम्स पर हमारा एलिमेंट कुछ समय तक कांस्टेंट रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कर्व 4 बार सीधा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब भी प्लेहेड इन फ्रेम्स पर होगा तब हमारा एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा। एंड जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कर्व ऊपर जा रहा है। मैंने पहले भी ईजिंग ग्राफ में समझाया था कि जैसे जैसे कर्व ऊपर जाता है वैसे ही एलिमेंट की स्पीड भी बढ़ जाती है। इस ग्राफ में यह कर्व पहले से ही एकदम सीधा है, जिसका मतलब है कि इन फ्रेम्स पर एलिमेंट बहुत तेज मूव करेगा। As you can see फ्रेंड्स, मैं प्लेहेड को इन फ्रेम्स पर ले जा रहा हूँ, लेकिन हमारी एलिमेंट में किसी तरह की मूवमेंट ही नहीं हो रही है। जैसे ही मैं प्लेहेड को इस सीधी लाइन के दाएं तरफ ले जाता हूँ तो हमारी एलिमेंट अगली फ्रेम पर आ जाती है। अब यहाँ मैं प्लेहेड को इन फ्रेम्स पर ले जाता हूँ तो एलिमेंट कांस्टेंट ही रहता है। जैसे ही मैं प्लेहेड को इस सीधी लाइन के दाएं तरफ ले जाता हूँ तो हमारी एलिमेंट अगली फ्रेम पर आ जाती है। In the same way, the element moves according to the graph's steps. That's it for this graph, friends. Now let's move on to the next graph type. Here, I have added some elements to make it look like a clock. The duration of this project is 30 seconds. Now let's animate the second hand. This time, we will animate the rotation to make the second hand move around the clock. So let's add the rotation keyframe at the first frame of this layer. After adding the keyframe at the first frame, now let's move to the last frame and change the rotation value to 360 degrees. Before we play with the graph editor, first हम linear animation को देखेंगे. As you can see friends, now we have this kind of linear animation. Now let's open the graph editor. इलास्टिक स्टेप्स ग्राफ को अप्लाई करने से पहले एक बार नॉर्मल स्टेप्स ग्राफ को अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स इंक्रीज द स्टेप्स ऑफ दिस ग्राफ। सेकंड हैंड की एनिमेशन 30 सेकंड्स तक है दोस्तों, इसलिए यहाँ मैं एक सेकंड को एक स्टेप के हिसाब से लगभग 30 स्टेप्स सेट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स वॉच द प्रीव्यू। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये सेकंड हैंड की एनिमेशन बिल्कुल तो नहीं, लेकिन ये लगभग घड़ी की सेकंड हैंड की मूवमेंट जैसी ही है। इलास्टिक स्टेप ग्राफ को यूज करने पर भी हमें कुछ इसी तरह की एनिमेशन मिलेगी, बट इसमें थोड़ा फर्क होगा। जैसे हमने इलास्टिक ग्राफ से एलिमेंट की स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स को कंट्रोल किया है, वैसे ही इलास्टिक स्टेप ग्राफ का यूज करने पर सेकंड हैंड की मूवमेंट आगे जाकर थोड़ा पीछे आएगी। नाउ लेट्स अप्लाई द इलास्टिक स्टेप्स ग्राफ। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, इलास्टिक स्टेप्स ग्राफ कुछ इस तरह होता है और इस ग्राफ में हमें 2 कंट्रोलर्स मिलते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि ये कंट्रोलर्स से स्टेप्स ग्राफ की कर्व्स इंक्रीज एंड डिक्रीज होंगी, एंड इस कंट्रोलर से हम इलास्टिक ग्राफ के कर्व्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सेट द इलास्टिक ग्राफ कंट्रोलर हियर, मे बी समथिंग अराउंड हियर। अब इलास्टिक स्टेप्स ग्राफ के कर्व्स को इंक्रीज करेंगे। नाउ लेट्स वॉच द प्रीव्यू। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, we now have an animation similar to the movement of a clock's second hand. Elastic steps graph भी normal steps graph की तरह ही काम करता है फ्रेंड्स, बस इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है। इस फीचर की मदद से हम स्टेप्स ग्राफ में इलास्टिक इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। That's it for this video, friends. I hope you learned something about the different types of graphs in Alight Motion. Thank you so much for watching.